अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स बैच। हमने जो अपनी एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट की थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो है रिलेटेड हमारे पास सारे बोर्ड एग्ज़ाम की क्लासेस से। और हम इसमें इस सीरीज़ के अंदर अपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने जो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स ली है वो है केपी के बोर्ड की बायोलॉजी बुक, जो कि है 9th क्लास की। तो जो भी बच्चे जिन्होंने हमारे पास वो कल वाली वीडियो यानी कि पहली वीडियो इस सीरीज़ की नहीं देखी, वो जाए और उस वीडियो को पहले अच्छे से देखे, अच्छे से सुने, ताकि उसको मालूम हो सके कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो आपने अपनी बुक और अपने पेंसिल्स और अपना जो भी पेन है अपने साथ रखना है, ताकि आपको जो चीज़ भी मुश्किल लगे आपने वो साथ साथ नोट डाउन करना है, ताकि और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है, ताकि मैं आपको उधर ही आंसर कर सकूं या अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस चीज़ के बारे में आंसर कर सकूं। ओके, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीडियो। सो नाउ मूविंग टू द आवर चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास इस कंटेंट्स में हम देख सकते हैं। कौन सा चैप्टर है? यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमारे पास इस पेज के बारे में हमने अपनी सारी डिटेलिंग प्रोवाइड की थी कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन चीज़ों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के एबल हो जाएंगे। तो ये जाइए और आप अपनी उस वीडियो को देखिए, ताकि आप को पता हो कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। एंड ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपने ये जाना है और इस चीज़ को पढ़ना है, ताकि आपके लिए ये जो चैप्टर है अगर कहीं पर मुश्किल हो भी रहा था तो अब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता है कि हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें कवर करनी हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 1। अब आप आ जाइए अपने बुक के सेकंड पेज के ऊपर एंड अपनी पेंसिल अपने साथ रखिए और जो भी आपको चीज़ मुश्किल लगती है उसको अंडरलाइन करते जाइए। सो सबसे पहले जो हमारे पास पेज दिया गया है उसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड? सबसे पहली लाइन में वो ये कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है, कभी गौर व फिक्र की है इस दुनिया के अंदर इन चीज़ों की खूबसूरती के बारे में? दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट फैसिनेटिंग टू। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं बट ये फैसिनेटिंग भी हैं। फैसिनेटिंग का क्या मतलब है? अट्रैक्टिव, दिलकश। ये बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं। They are fascinating especially because of the variation in their size, shape, color, eating habits and habitats, etc. वो कहते हैं, वो आंसर दे रहे हैं अपनी उसी बात का कि ये फैसिनेटिंग जो हैं वो क्यों हैं और वो किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें फैसिनेटिंग लगते हैं। वो क्यों हमें फैसिनेटिंग लगते हैं? वो इसलिए फैसिनेटिंग लगते हैं हमें इसलिए दिलकश लगते हैं क्योंकि उन चीज़ों के अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, और वो चेंजेस जो होती हैं अपनी उनकी साइज़ के अंदर हमें शो हो रही होती हैं, शेप के अंदर चेंजेस शो हो रही होती हैं, कलर्स के अंदर, ईटिंग हैबिट्स के अंदर, हैबिटेट्स के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब वेरिएशन आती है तो हमें इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो खूबसूरत लगती हैं, वो फैसिनेटिंग लगती हैं हमें। Human beings have always been interested in observing and studying the living organisms. नेक्स्ट लाइन में वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है। वो कहते हैं कि हम ऑब्ज़र्व भी करें, हम देखें भी सही और स्टडी भी करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हर चीज़ डिटेलिंग के बारे में, जानने के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। द हिस्ट्री ऑफ सच स्टडी इज़ परहैप्स एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। अब वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है इस स्टडी की, यानी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो ओल्ड तो है, मतलब कि वो पुरानी तो है, लेकिन
यही हिस्ट्री रही है मैनकाइंड की। आप हिस्ट्री में यही पढ़ते हो ना, आप एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ते हो, आप एक स्पेसिफिक जगह के बारे में आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हो। तो इस बात में भी वो यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग मैनकाइंड की हिस्ट्री देखें तो वो यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत इंटरेस्ट रहा है, वो बहुत ख्वाहिशमंद थे इस चीज़ के कि हम तो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो हम लोग उनको स्टडी करें, उनकी डिटेलिंग के बारे में जाएं कि कैसे ये नेचर के अंदर सर्वाइवल है इनका, कैसे ये इनका हैबिचुअल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी वर्ल्ड के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड वो कहते हैं इधर एंड पे उन्होंने लिखा है दैट दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। तो यही हिस्ट्री है किसकी? मैनकाइंड की। तो अब जो सेकंड पैराग्राफ है इस पेज का, वो हम लोग उस पे पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? In this unit, we will study about the branch of science that explores the living things, for example, biology and its relationship with the other branches of science, and also the levels of organization in the living human beings, living organisms, sorry. So, अब सबसे पहले तो उन्होंने नेचर के बारे में बता दिया। अब आप देखें, पहला जो पैराग्राफ था वो था रिलेटेड टू द नेचर, एंड जो सेकंड पैराग्राफ है वो इंट्रो है टू द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, छोटा सा उन्होंने इंट्रो दिया है बट दिया ज़रूर है। तो वो यही कहते हैं कि इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, वी विल स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द लिविंग थिंग्स। हम वो ब्रांच पढ़ेंगे साइंस की जो कि लिविंग थिंग्स को क्या करती है? एक्सप्लोर करती है। तो ब्रांच ऑफ साइंस, इधर आप देखें वर्ड लिखा हुआ है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि लिविंग थिंग्स को क्या करती है? एक्सप्लोर करती है, पढ़ती है, इंटरेस्ट शो करती है, उसके बारे में हमें डिटेल्स बताती है, इंफॉर्मेशन देती है लिविंग थिंग्स के बारे में। तो वो कौन सी ब्रांच है? आगे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द लिविंग थिंग्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन सी ब्रांच है साइंस की जो कि एक्सप्लोर करती है लिविंग थिंग्स को। तो वो कौन सी ब्रांच है? वो बायोलॉजी है। अब साथ में लिखा हुआ है और कौन सी? उसके रिलेशनशिप विद द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अपनी दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ कौन कौन से क्या हैं रिलेशनशिप्स हैं, एंड ऑल्सो विद द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि हम सेल को पढ़ेंगे, टिश्यू को पढ़ेंगे, ऑर्गन को पढ़ेंगे, एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा एक क्या है? एक ग्राफिक फॉर्म में अगर आप लोग अपने माइंड में बनाएं तो ये लेवल्स हैं जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें फिगर 1.1 के ऊपर, तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि अ कलेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया, बी मोंकी, सी इंसेक्ट, डी फर्न, ई फ्रॉग एंड एफ मशरूम। तो आप ये देखें कि जो हमें नेचर के बारे में बताया गया है तो ये यही बताया है कि हमारे पास इस नेचर के अंदर बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हमारे पास मॉन्कीज़ भी हैं यानी एनिमल भी हैं, फिर हमारे पास क्या हैं? इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया है, फर्न्स के बारे में बताया गया है, फ्रॉग को दिखाया गया है और मशरूम्स को। ये तो अभी बहुत कम चीज़ें हैं इस नेचर की, लेकिन आपको ये सिर्फ डिटेलिंग इस चैप्टर के बारे में, इस पेज के बारे में बताई गई है कि ये जो इंट्रोडक्शन था नेचर के बारे में वो क्या था। राइट, ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि हमारा है कौन सा? पेज नंबर 3। इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक आ रहा है वो 1.1 हम पहले कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। टॉपिक नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के बारे में अब बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी जो ये चैप्टर है, अब यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट है। वो कहते हैं कि जो बायोलॉजी है वो साइंस ऑफ लाइफ है। पीछे हमने पढ़ा ना कि वो साइंस की ब्रांच जो लिविंग थिंग्स को पढ़ती है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो सेम लाइन लिखी हुई है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। अब फिर हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर डेरिवेशन बताई गई है कि द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। ये चीज़ आप लोग जान लें कि जहाँ पर भी वर्ड लॉगो आता है, लॉगोस, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी, टू स्टडी।
तो आपने जहाँ पर भी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लॉगोस, तो आपने जहाँ कहीं भी पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए इसका वर्ड का मतलब क्या है, स्टडी। ये एमसीक्यूज में भी ज़रूर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो बायोलॉजी का वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायो एंड लॉगोस। तो लॉगोस का क्या मतलब है, स्टडी, और बायो का मतलब क्या है, लाइफ। इन 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1736 के ईयर के अंदर क्या हुआ, एक स्वीडिश साइंटिस्ट आया कर्ल ल्यूनियस, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बायोलॉजी। तो वो कौन सा, मतलब एमसीक्यू में आ सकता है कि वो कौन सा स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसने हमारे पास टर्म जो थी पहली दफ़ा बायोलॉजी यूज़ किया, तो वो कौन सा था, कर्ल ल्यूनियस। और ईयर भी आ सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिर्फ साइंटिस्ट का नेम नहीं आ सकता, आपके पास क्या आ सकता है, ये ईयर भी आ सकता है और साइंटिस्ट का नेम भी आ सकता है। तो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, अपने साथ आप नोट करें ज़रूर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बायोलॉजी हैज़ 3 मेजर डिविजन्स। अब आते हैं बायोलॉजी की मेजर डिविजन्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया है बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपकी पहली वीडियो के अंदर, जो इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी, जो कि इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी बुक थी, उसके अंदर कॉन्टेंट्स का सबसे दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट यही था कि हमारे पास जो मेजर डिविजन्स को हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेजर डिविजन्स हैं। एक है हमारे पास बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो जो बॉटनी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसको जोलॉजी कहते हैं। एंड देन माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो जो हमारे पास स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोफंजाई हो गया, तो उनको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है उसकी थोड़ी सी छोटी सी बायोलॉजी को क्या किया है, डिफाइन किया है कि ये साइंस ऑफ लाइफ है। फिर उसके बाद बताया है कि वर्ड जो बायोलॉजी है उसकी डेरिवेशन हुई है किसके अंदर, ग्रीक वर्ड्स के अंदर। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, बायो और लॉगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉगोस का मतलब होता है लाइफ। फिर उसके बाद उसका हमारे पास स्वीडिश साइंटिस्ट बताया है कि जिसने बायोलॉजी का टर्म पहली दफ़ा यूज़ की थी, जो कि कौन था, कर्ल ल्यूनियस। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पास 3 मेजर डिविजन्स बताई हैं बायोलॉजी की, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी टॉपिक नंबर 1। सो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो नेचर के बारे में था, और हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक 1.2, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चंस में कैसे आ सकता है कि आपको सिर्फ 2 ब्रांचेज उठा के दे दी जाएं, जैसे कि एनाटमी है, हिस्टोलॉजी है, यह हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, कोई भी 2 ब्रांचेज वटेवर आपको दे दिए जा सकते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरा आ सकता है कि आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है हर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से भी रिलेटेड है और ये लॉन्ग क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ मूविंग टू द टॉपिक, सो दिस इज़ अबाउट द 1.2 टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है। अब हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसके उस पैराग्राफ नंबर 1 के बारे में पढ़ें तो वो क्या कहता है, दैट बायोलॉजी इज़ द फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस। कहते हैं कि बायोलॉजी जो है एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, किसकी, साइंस की। यानी कि जो बहुत जल्दी और बहुत फास्टली क्या कर रही है, फैल रही है साइंस के अंदर। यानी कि अपना एक नाम बनाया है बायोलॉजी ने, एक अपना एक ऐसे समझें अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की है। जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि एक अपनी एम्पायर बनाना, अपनी एक चीज़ करना,
बनाना, ठीक है, एक अपना नाम बनाना। तो बायोलॉजी एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है साइंस की। देयरफॉर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको डिवाइड किया गया है बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर, ताकि हमारे लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और कन्वीनियंस ईजीनेस के लिए हमारी क्या किया गया है, इसको ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। अब हमारे पास मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द मेन ब्रांचेस, आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास टिप बिट्स होते हैं, यानी कि इन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास इन्फो दी हुई होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जहाँ पर भी ये टॉपिक्स आए, ये यानी ब्लॉक्स आए, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बुक में से कहीं से भी कुछ एमसीक्यू नहीं आता, बट यहाँ से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए लिखे हुए होते हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहे कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इसकी पढ़ें तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इन बायोलॉजी, पहला जो हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पढ़े हैं वो कौन सा है? इन बायोलॉजी स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई आर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब ही यही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो कि हम देख सकते हैं नेकेड आई से, अपनी अपनी जो हमारी आई की एबिलिटी है उससे, या हमारे पास माइक्रोस्कोप से, तो ये स्ट्रक्चर उस पार्ट को कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर इसका मतलब ये होता है। अब आप जनरली अगर आप एक चीज़ देखो, आपके लिए आपको एक आपके सामने एक वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रक्चर, तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा ना कि कोई मतलब ऐसे समझे आपको हुलिया डिफाइन किया गया है, या आपको कोई एक चीज़ दिखाई गई है, इस चीज़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। बट अगर आप बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर देखें तो उन्होंने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। जब हम नेकेड आई से देखते हैं, यानी अपनी आई की एबिलिटी से देख सकते हैं, या जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जब हम यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर, राइट। अब जो सेकंड हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि जो हम ये ब्रांचेस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड है, एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, ये उसी वक्त मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि ये किस बारे में है। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने मेन ब्रांचेस के ऊपर बायोलॉजी के। पहली जो हमारे पास क्या है, ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो है मॉर्फोलॉजी। अब आपने क्या करना है, पेन उठाना है और पेंसिल उठानी है। जो जो चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ यहाँ पर आपने लिखनी है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया है। अब लॉगोस जहाँ पर भी आएगा उसका क्या मतलब होता है? स्टडी। और मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम फॉर्म देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, राइट। मॉर्फोलॉजी क्या है? पहली हमारे पास क्या बताई गई है? ब्रांच बताई गई है बायोलॉजी की, जो कि स्टडी है फॉर्म, शेप और हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की। तो ये हो गई। दूसरी ब्रांच कौन सी बताई गई है? एनाटमी। एनाटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को। मॉर्फोलॉजी इज द स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप की स्टडी, बट एनाटमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखना है। ये डिफरेंस भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आपको कंफ्यूज करके देख सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं या एनाटमी कहते हैं? तो आपने इस चीज़ की एक एक चीज़ को देखना है, राइट। हिस्टोलॉजी, लॉगोस मीन्स स्टडी एंड हिस्टो मीन्स टिश्यू। हिस्टो का क्या मतलब होता है? टिश्यू। ठीक है, तो आपने ये चीज़ साथ साथ लिखते जानी है। मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ आपने वो ज़रूर लिखनी है। शायद मेरी यहाँ पर क्लियर राइटिंग ना आए, बट आपने जो मैं वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ आपने वो यूज़ लिखनी है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। सो मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द composition, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। सो द मेजर पॉइंट इज यहाँ पे कौन सा है? टिश्यूज़, चाहे वो एनिमल के टिश्यूज़ हैं और या चाहे वो प्लांट के टिश्यूज़ हैं। ये हो गई 3 ब्रांचेस। अब नंबर 4th ब्रांच पर जब हम जाते हैं फिजियोलॉजी पर, फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज अकरिंग इन दैम। फिजियो का क्या मतलब होता है? फिजियो का मतलब हो गया फंक्शन,
राइट। एंड लॉगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो ये जो हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि हमारे पास डील करती है विद द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज अकरिंग इन दैम, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से आपको मालूम हो गया कि ये एम्ब्रियो की स्टडी होगी। और लॉगोस का मतलब क्या होगा? स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of the embryo and its development into a new organism. एम्ब्रियोलॉजी डील करती है एम्ब्रियो की स्टडी के साथ और उस फेनोमिना, उस प्रोसेस के साथ जो कि इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि सिर्फ हम एम्ब्रियो नहीं देखेंगे, हम उसका पीछे देखेंगे कि वो कैसे बना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम इसके अंदर ये ज़रूर पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड। तो वो कौन सी है? इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि हम पढ़ेंगे किस चीज़ की डेवलपमेंट को, एक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एक हो जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब हमारे पास क्या होता है, स्पर्म और एग आके अपना एक्ट करते हैं तो उसको फर्टिलाइज्ड, फिर वो एग बन जाता है। एग एट द एंड क्या बन जाता है? फर्टिलाइज्ड बन जाता है। जब वो स्पर्म के साथ ऐड हो जाता है तो फिर उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। और उसकी जो डेवलपमेंट है उस ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम दैट वेरी फर्टिलाइज्ड एग, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, राइट। देन हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं किस चीज़ को? टेक्सोनॉमी को। पहली हमने फिफ्थ हमने पढ़ी कौन सी? एम्ब्रियोलॉजी। एंड देन अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी अगर देखें तो टेक्सोनॉमी में हमें ये बताया जा रहा है कि टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। टेक्सोस का मतलब यही होता है क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, या उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। नंबर सेवन्थ जो हमारे पास है वो कौन सी है? सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी। एक थी, अब मैं आपको यहाँ पर एक आखिर में क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो कि जिसका आपने मुझे आंसर हर हालत में देना है। ठीक है, ये मैं आपको ब्रांचेस पढ़ा लूँ, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू शुड हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। सेल बायोलॉजी आर द साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब जब हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसी चैप्टर में तो नहीं, खैर हाँ, यस इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सेल को आगे डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज अ सेल। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? साइटोलॉजी, राइट। अब आते हैं हम लोग अपने 8th ब्रांच के ऊपर जो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज अबाउट, it is the study of the fossils of the past organisms. The study of the fossils of the plants is called paleobotany, and the study of the fossils of the animals is called paleozoology. This is also very important thing. पैलेंटोलॉजी हमारे पास जो 8वीं ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। वो कहते हैं कि जब हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी पास्ट ऑर्गेनिज्म की जो कि गुजर चुका है, यानी कि जो भी हमारे पास अभी करंट नहीं, जो पिछले हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी अगर फॉसिल्स की स्टडी को करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बट पैलेंटोलॉजी की भी फिर 2 ब्रांचेस यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, 2 डिविजन्स बताई गई हैं। आप देखें यहाँ पर कि एक है पैलियोबॉटनी और एक है हमारे पास पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी कहते हैं जब हम फॉसिल्स पढ़ते हैं प्लांट्स के, एंड देन पैलियोजोलॉजी कहते हैं जब हम फॉसिल्स पढ़ते हैं किसके? एनिमल्स के। तो उसको क्या कहते हैं? पैलियोजोलॉजी कहते हैं, राइट। दिस इज अबाउट द 8 ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांचेस। दूसरी जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? इम्यूनोलॉजी, जो हमारे पास 9th ब्रांच है इसकी।
बायोलॉजी की वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डील्स विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो कहते हैं कि इम्यूनोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं बॉडी के सिस्टम्स ऑफ डिफेंस के साथ, यानी डिफेंसिव सिस्टम के साथ। जब हम डिफेंसिव सिस्टम के साथ हम लोग डील करेंगे, यानी कि उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहेंगे। अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास क्या होगा? लड़ेगा अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो कि क्या करेंगे? कॉज कर रहे होंगे डिजीज इन द बॉडी, राइट। एंटोमोलॉजी 10th नंबर पर जो हमारे पास ब्रांच आ रही है बायोलॉजी की, वो कौन सी है? एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। एंटोमोलॉजी हमारे पास डील कर रही है इंसेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब इसकी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो एंटोम से निकली है। द ग्रीक वर्ड एंटोम मीनिंग नॉज्ड रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अब आप देख सकते हैं, आपके लिए ये वर्ड बहुत आसान हो सकता है। एंटोमोलॉजी आपको आप भूल नहीं सकते जब आप उसकी डेरिवेशन के ऊपर चले जाएं। जब डेरिवेशन की बात आ गई है तो हम जब पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी, लॉजी का मतलब तो हमारे पास स्टडी हो गया, लेकिन एंटोम जो है, एंटोम का मतलब होता है नॉज्ड, और नॉज्ड का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। ये याद रखें, जो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, जिसका मतलब यानी कि जिसका अगर हम लोग दूसरा वर्ड देखें तो वो नॉज्ड है, और नॉज्ड का अगर हम लोग एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी देखें तो वो एंटोम है। तो राइट, indirectly or directly, and Tom refers to the study of insects, right? This is very important. दिस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ी इस तरीके की है कि आपको बहुत कंफ्यूज करके ये दिया जा सकता है MCQ, राइट। अब हमारे पास जो 11th नंबर पर बायोलॉजी की क्या आ रही है, एक फील्ड आ रही है, एक ब्रांच आ रही है, वो कौन सी है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन और द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स उस स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन को कहते हैं जो कि करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रांसमिट कर रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? ये यानी हेरिटेंस, हेरिडिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे, राइट। नंबर 12 पर जो हमारे पास ब्रांच आ रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। यानी कि जब हमारे पास अगर इसको एक वास्ट फील्ड आप कह सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी को एक टेक्निकल फील्ड आप कह सकते हो, कि यहाँ पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर एनी पर्पज़, बट द बेनिफिट, बट जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। नंबर 13 जो फील्ड है, जो ब्रांच है, वो कौन सी है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को आप देख सकते हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में कि इन्वायरमेंटल biology is the branch of biology which deals with the interrelationship of organisms and their environment. Interrelationship क्या कहते हैं? इंटर का मतलब होता है between। इंटर का मतलब हमेशा आप याद रखें कि ये वर्ड जहाँ पे आएगा इसका मतलब होता है between, ठीक है, राइट। अब जब ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन का मतलब है दरमियान। किस किस के दरमियान में रिलेशनशिप होगा? ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, और उन्हीं के किसके दरमियान में? इन्वायरमेंट के दरमियान में। तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे? बायो की इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पैरासाइटोलॉजी के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो उसका क्या है? ये 14 नंबर ब्रांच है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द, ठीक है, विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पैरासाइटिज्म। जो पैरासाइट्स की स्टडी है, जो एक थी इंसेक्ट्स की स्टडी, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये पढ़ी है हमने। एंड जो हमारे पास पैरासाइट्स की स्टडी है उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटोलॉजी कहेंगे, राइट। और पैरासाइट्स की जितनी भी हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं पैरासाइटिज्म की, उसको भी स्टडी करना क्या कहते हैं? उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सोशियोबायोलॉजी, द 15 नंबर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, bees,
आर्ट्स एक्सेट्रा। अब जो सोशियो बायोलॉजी, अब आपको इस टर्म से ही पता लगना चाहिए कि सोशियो का क्या मतलब होता है। सोशियो का मतलब मैं अब आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियो। सोशियो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये सोशल बिहेवियर से ताल्लुक़ रखता है। आपका सोशल बिहेवियर, ये आपको पता होना चाहिए कि सोशल का क्या मतलब होता है। जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप एक वास्ट एक ग्रुप के साथ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, उसको आपका सोशल बिहेवियर माना जाता है। सोशली आप एक्टिव हो, आप नहीं हो, दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल बिहेवियर। तो जब आप सोशल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ये बता रहे हैं ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, बीज, आर्ट्स एक्सेट्रा के से रिलेटेड है। सोशियो बायोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल्स लिविंग इन द सेम एरिया के अंदर रहते हुए, सेम कम्युनिटी के अंदर रहते हुए, सेम पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए आपका अपने दूसरे ऐसे समझें कोलीग्स के साथ, चाहे आप एक डोमेस्टिक लेवल पर हैं, आप चाहे एक प्रोफेशनल लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्या है, किस तरह दूसरों के साथ रिलेशनशिप है वो मैटर करता है। तो उसको क्या कहेंगे, सोशियो बायोलॉजी कहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द सोशियो बायोलॉजी फील्ड, राइट। देन द लास्ट फील्ड, द लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ फार्माकोलॉजी। फार्मा का वर्ड जब भी आता है, फार्मा मीन्स, फार्माकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स फार्मा एंड कोलॉजी, मतलब फार्माको एंड लॉगोस। तो लॉगोस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि लॉगोस का क्या मतलब है, स्टडी, एंड फार्माको का मतलब है क्या चीज़, ड्रग्स। जब ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं तो उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, राइट। दिस इज अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द फार्माकोलॉजी। Pharmacology is the scientific study of the drugs and their effects on the human body, right? जब scientific study ड्रग्स की हम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। और उन्हीं ड्रग्स का इफ़ेक्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली फार्माकोलॉजी कहा जाता है। फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्ट्स एंड द डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स। अब फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन। सिंथेसिस यानी उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसकी ड्रग की ब्रेक डाउन कैसे हुई, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसका इफेक्ट एंड द डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स, और वो ड्रग्स कैसे डिलीवर हो रहे हैं, ये सब कुछ हमारे पास किस में आ रहा है, फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपको इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक 1.2 के अंदर आपको जो चीज़ भी नहीं समझ आई, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है। ये जो पेज था इसके अंदर हमने तीनों बल्कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस किया है, हर ब्रांच के बारे में आपको डिटेलिंग प्रोवाइड की है। 1.1 में जितनी भी आपकी जो मेजर डिविजन्स थी उनके बारे में आपको बताया गया है। आपने अब आपको जो चीज़ इसमें मुश्किल लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। आपने क्या करना है कि आपने आज ही इसी जो भी आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आपको जो चीज़ भी मुश्किल लगी है, आपको जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी शो हो रही है कि आपको समझ नहीं आई, आपने वो मुझे बिला झिझक आपने मुझसे पूछ लेना है, ताकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना रहे। दिस इज़ माई ओपिनियन कि अपने स्टूडेंट्स को मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना टॉपिक नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे, लिंकेज ऑफ